नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं महादंगल में आज की डिबेट महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर है। आपको बताते सिर्फ 4 दिन बाकी हैं यहां पर वोट पड़ने में। 20 तारीख को मतदान होगा, 23 तारीख को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर से पर्दा साफ हो जाएगा। लेकिन चुनावी जंग को जीतने के लिए अब वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की लड़ाई पूरे की पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी की ओर से मुस्लिमों से एकजुटता की अपील करते हुए यह कहा गया है कि महाविकास अघाड़ी को ही आप वोट दें, और जो हमारे लोग यानी कि सज्जाद नोमानी के लोग बीजेपी को वोट करते हैं, ऐसे लोगों को तो बहिष्कार करना चाहिए, अलग करना चाहिए। और भी कई बयान उनकी ओर से दिए गए हैं। उनका बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई। उसकी ओर से आरोप लगा दिया गया कि वोट जिहाद किया जा रहा है, मस्जिदों से क्यों अपील किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और इसी के जवाब के तहत भारतीय जनता पार्टी लोगों से अपील कर रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसी वजह से एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम सब ने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान जब वोट बटे थे तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का नुकसान हुआ था जातिवाद के खाते में। उसी को रोकने की बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सज्जाद नोमानी को लेकर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की ओर से आखिर इस तरह की अपील क्यों की जा रही है? महाराष्ट्र का चुनाव है, राजनीतिक दलों के बीच यहाँ पर वोट युद्ध हो रहा है, तो उनको अपनी एंट्री लेकर इस तरह का माहौल बनाने की क्या जरूरत है? इसके जरिए क्या महाविकास अघाड़ी का फायदा होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ की बड़ी जनता को यह समझाने में कामयाब रहेगी कि मुस्लिमों के वोट को देखिए किस तरह से तुष्टीकरण करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश महाविकास अघाड़ी की ओर से की जा रही है। कुल मिलाकर दावे जबरदस्त हैं, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे भड़काऊ बयान भी सामने आए हैं जिसने यहाँ की पॉलिटिक्स को गरमा के रख दिया है। तमाम मुद्दों पर आज के महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस तरह से गरमाई रही है बयानों के जरिए, वोट युद्ध, वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की लड़ाई अब आगे किस रूप में बढ़ेगी, उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना था, सोशल बाइकआउट होना था। बीजेपी को वोट किया, उनका दाना पानी बंद कर दो, सोशल बाइकआउट करो, ये सारी चीजें हो रही है। वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई, दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। अरे अण्णा, आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील, आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। आरएसएस इलेक्शन में काम कर रहा है ना, तो हम उसको क्या नाम दें? अगर जमीयत उलमा या मुसलमानों की कोई तंजीम इस तरीके का काम करती है तो वोट जिहाद हो गया। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपहसालार हैं शरद पवार, अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी। तो हमारे वोट जिहाद के आला सिपहसालार शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, राहुल गांधी है। पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। मोदी जी जैसे नवाज शरीफ से तो गले मिलके नहीं आए ना, नवाज शरीफ की बिरयानी नहीं खा के आए। भाजपा जब हारती है तब धर्म पे बोलने जाती है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की सियासत जिस तरह से तारीखें नजदीक आ रही हैं, आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है, शायद अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीति में पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जब इस तरह की बातें इस पूरे चुनाव के दौरान हमने देखी। हालांकि पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि जब 6 पार्टियां जो 3-3 अलग अलग 2 गुटों में यहाँ पर विभाजित है और उनकी छोटी छोटी पार्टियां उनके पीछे पीछे आगे की ओर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन वोट युद्ध या धर्म युद्ध के जरिए, वोट जिहाद के जरिए क्या मिलेंगे वोट, किसकी बनेगी सरकार, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी अजित पवार गुट के जुड़ चुके हैं। बाकी लोग भी हमारे साथ जैसे जैसे जुड़ते हुए चले जाएंगे उनके साथ में बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन बृजमोहन जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, अब अगर इस तरह का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की ओर से बयान दिया गया है तो फिर आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? आप लोग भी तो बोलते हैं बटेंगे कटेंगे, तो वो उधर कह रहे हैं कि भैया महाविकास अघाड़ी को जिताओ, वो मुसलमानों की बात करती है। कटने बटने की बात आई है तो साथ ही साथ ये भी आया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के लिए बोला है कि अगर सारे देश के लोग एक रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित भी होंगे
और राजनीतिक रूप से विश्व में हम लोगों की देश का एक महत्व भी बनेगा। लेकिन इसको धार्मिक उन्माद में कौन परिवर्तित कर रहा है? इस प्रकार के बयान देकर एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की जो कोशिश हो रही है, ये सारी की सारी कोशिश तो महाविकास अघाड़ी की तरफ से हो रही है। जिस प्रकार से कहा गया है, मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार के बयानों की कोई जरूरत नहीं थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात को कहती है और इस पे हम लोगों का पूरा विश्वास भी है कि देश में मतदाता को किसी धार्मिक विभाजन करके हम उसको हमें नहीं देखना चाहिए। वो हमारे लिए एक देश का नागरिक है, वो देश का हमारा मतदाता है, हम उसको एक मतदाता के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी बृजमोहन श्रीवास्तव जी इस तरह का बयान सूट करता है ना? जैसे और मेहमान जुड़ेंगे, प्लीज मुझे बताइएगा, आप लोगों को भी सूट करता है ना? जब ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स होती है तो लगता है कि सारा वोट पोलराइज होकर एक तरफ गिरेगा तो फिर फायदे ही फायदे होंगे। आप लोगों को भी सूट करता है जब अब तुष्टीकरण की लड़ाई उधर लड़ी जाती है, जो आरोप आप लोगों की ओर से लगाए जाते हैं? चित्रा जी, हम लोगों ने हमेशा तुष्टीकरण का विरोध किया है। हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि हमारे मतदाता को मतदाता के रूप में ले। उसको मैंने कहा ना कि हम उसको किसी जाति में, किसी जेंडर में या किसी रिलीजन में शोएब जमाई, प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ हैं। हाजी सिराजुद्दीन खान जी, अध्यक्ष जमीयत उलेमाए हिंद के हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। किशोर तिवारी जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू बागमारे जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से जल्दी ही जुड़ेंगे। अजय आलोक जी, बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता, जल्दी ही जुड़ने वाले हैं। लेकिन हाजी सिराजुद्दीन खान साहब, आपके पास आते हुए, अब भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ बयान दे दे, बटेंगे तो कटेंगे के लेकर आप लोग इतना सारा मतलब ये बोलते हैं कि इस तरह का बयान क्यों देती है, माहौल बनाती है, ये वो दुनिया भर का। आप लोगों की ओर से अगर बार बार, खासतौर से अगर मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करूं, उनकी ओर से महाविकास अघाड़ी को जिताने की अपील की जाएगी, तो बीजेपी आरोप लगाएगी आप लोग वोट जिहाद करते हैं। धर्म के आधार पर आप लोग क्यों तय करते हैं कि आपको वोट कहा जाए? लोगों को देने दीजिए, अलग अलग इलाके के लोग जिसको वो सूट करें देने दीजिए। आप लोग यहाँ पर बीच में क्यों आ रहे हैं पार्टी बनने के लिए? कौन बोले खाली वो देखना है। महाराष्ट्र के क्या मेरी आवाज जा रही है सिराजुद्दीन खान को? मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रही है। जल्दी से आप उनको पैच कीजिए, उसके बाद मैं उनके पास जाऊंगी। किशोर तिवारी जी, आपके पास आते हुए, अब तो बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना लेगी ना? बीजेपी बड़ा मुद्दा बना लेगी कि देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कह रहे हैं कि वोट उधर दीजिए, और वो वोट जिहाद के आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। देखो, शिवसेना ना वोट जिहाद में भरोसा रखती है, ना तो इस प्रकार की बकवास में भरोसा रखती है। हम चुनाव, राज्य का चुनाव है, राज्य के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। किसान जो हमारे यहाँ 90% है, वो कपास, सोया। शोएब जमाई जी, आपके पास आते हुए, अगर बीजेपी वोट जिहाद की बात कह रही है तो उसके पीछे मौका तो इन तमाम पार्टियों की ओर से ही दिया जा रहा है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या कहने की जरूरत है कि महाविकास अघाड़ी के पक्ष में आप वोट डालें? वो कह रही है वोट जिहाद करना चाहते हैं ये पार्टियां। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, पहली बात तो ये कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव के समय में उनका मुद्दा मंदिर, मस्जिद, धर्म, संत और सब लोगों को वो इस तरीके से धार्मिक एंगल ये बनाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस पर बोलने का। भाई आप क्यों यहाँ से, जितने भी यहाँ से हिंदू संत हैं, साधु हैं, कई जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जाते उनसे बातचीत करने के लिए, या वो अपील नहीं करवाते, तो वो कौन सा धर्म युद्ध कर रहे हैं? आप भी हम कह सकते हैं कि आप वोटों की धर्म युद्ध कर रहे हैं जिस तरीके से आप इल्ज़ाम। लेकिन जहाँ तक बात हमारी पार्टी का है, मजलिस का है, देखिए हम अपने उलमा का एहतराम करते हैं और उलमा हमारे उम्मत के सर के ताज हैं, लेकिन ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इख्तलाफ राय रखना, ओपिनियन के डिफरेंसेस होना यहाँ से हमारा हक है। और जो लोग वोट करेंगे, आज महाराष्ट्र और झारखंड में जो सब कुछ होने वाला है, चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली, वो जनता अपने हित को फैसले सामने रखते हुए यहाँ से फैसला लेगी। वो ना यहाँ से जमीयत उलमा के हिसाब से चल रही है और ना ही यहाँ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से चल रही है। बेशक हम उनका एहतराम करेंगे, बल्कि यहाँ से हम हमेशा एहतराम करते हैं। हम तो कहते हैं कि उलमा की गालियाँ भी हमारे लिए दुआएं हैं
और यही बात औरंगाबाद में भी है कि हम सब उलमा को साथ लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि उलमा भी यही राय दे रहे हैं कि जिस जगह पे मजलिस के उम्मीदवार मजबूत हों वहाँ मजलिस के उम्मीदवारों को आगे बढ़ाइए। कोई दूसरी पार्टी वोट कटवा के तौर पर आई है तो उनको आप वोट मत दीजिए। लिहाजा जहाँ मजलिस नहीं लड़ रही है उस जगह पे बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रही है कि जहाँ मजलिस नहीं लड़ रही है, सुनिए उसमें आप लोग हैं ये नहीं जी, मैं जो जी मैं जहाँ नहीं मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ उन्होंने ये कहा है कि भाई जिस जगह मुस्लिम उम्मीदवार मजबूत स्थिति में है, जैसे MIM के इम्तियाज़ जलील साहब हैं, वारिस पठान हैं और तमाम हमारे 16 उम्मीदवार हैं, जहाँ पे मजबूत स्थिति में है वहाँ पे आप उनको जिताइए। और जहाँ बाकी जगह जो बचे हैं 250 से ज़्यादा सीटें उस पर आप यहाँ से उन उम्मीदवारों को जिताइए जो यहाँ से देश के सेकुलरिज्म के साथ चल रहे हैं और भाजपा को हराने की स्थिति में अगर हैं आप और बीजेपी को हराने की ताकत रखते हैं तो उनको जिताइए। लेकिन MIM के खिलाफ बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने भी और तमाम जो उलमा ने यही बात कही है कि भाई आप बीजेपी को हराने के लिए जो मजबूत कैंडिडेट्स हैं उनको आगे बढ़ाइए। यहाँ इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब है और मुझे ये लगता है कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस पर लॉ बोर्ड नहीं, हाँ दूसरी महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील की है, तो फिर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों आपको लग रहा है कि वो लोग वोट जिहाद कर रहे हैं? देखिए चित्रा जी, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे वोट मांगना इस देश में संविधान के अनुसार गलत है। ये खुलेआम किया जा रहा है, कॉल दिया जा रहा है और उसके बदले में अपनी मांगे रखी जा रही हैं। 17 पॉइंट में मांग भी रखी है इन लोगों ने, 10% आरक्षण भी चाहिए मुसलमान के लिए। कहाँ गया संविधान? संविधान कहाँ गया? संविधान उड़ गया संविधान। आज जब हम कह रहे हैं, हमने चुनाव आयोग में रिटर्न ये शिकायत दी है कि ये तो वोट जिहाद खुलेआम कर रहे हैं। खुलेआम सज्जाद नुमानी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र निशाना नहीं है, दिल्ली निशाना, दिल्ली की सरकार गिरानी है। ऐसा कभी हुआ था इस देश में? ये क्या नाटक मचा दिया? मतलब बौखलाहट इस लेवल तक बढ़ गई है कि खुलेआम वोट जिहाद की अपील हो रही है मुसलमानों से। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक हर जगह MBA को जिताओ, जिताओ, जिसको अपील कर करके हराओ, भाजपा को हराओ। अरे भाजपा को हराओ, ताकत है तो जनता के दम पे, वोट जिहाद के दम पे आप भाजपा को हराएंगे। इसीलिए हमने ये शिकायत की है। और ये मामूली चीज, इसको आप मत समझिए। ये आप सोचिए कि किस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है कि हम किसके खिलाफ हैं, हम किसके खिलाफ हैं। हम अगर मुसलमानों को एक रखना है तो मुसलमान किसके खिलाफ होगा? हिंदुओं को ये जी मैं लौट रही हूं अजय आलोक जी आपके पास। हमारे साथ अभी राजू वाघमारे जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले हाजी सिराजुद्दीन खान साहब, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो, अब धर्म के आधार पर वोट मांगेंगे इस देश में, अब यही रह गया है। जी आपकी आवाज आ रही है मैडम? नहीं है, आपसे किसने कह दिया धर्म के नाम पर ये हम वोट मांगने की अपील कर रहे हैं? नॉर्मली उमूमन ये होता है कि इलेक्शन मौके पर कोई भी आदमी ये चाहता है कि वो लोग वोट करें, अपने पावर्स का इस्तेमाल करें। और हमने तो मुसलमानों को ये अपील करी है, और मुसलमानों को नहीं, इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों से ये अपील करी है कि 20 तारीख के दिन वो अपना मतदान को यूज़ करें, अपने मत को यूज़ करें, और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करें। अब ये कहने का मतलब ये है कि अगर वो पोलिंग बूथ में इलेक्शन को जाकर अपना वोट करते हैं तो ये अच्छी बात है, अपना वोट करना चाहिए उनको। और रही दूसरी बात कि हमको ऐसा लग रहा है कि जो कोरोना काल के अंदर महाविकास अघाड़ी सरकार ने जिस तरीके से 2.5 साल हुकूमत करी, हमको बहुत अच्छा लगा। अरे भाई, यूपी बिहार के अंदर भी हमने कोरोना काल के अंदर लोगों को देखा कि वो कितने परेशान थे। मतलब डेड बॉडी इस तरीके से पड़ी हुई थी कि लोगों को कोई उठाने वाला नहीं था। और महाराष्ट्र के अंदर माझा कुटुंब माझी जवाबदारी के नाम से इन्होंने, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने ये अपनी मुहिम चलाई थी। महाराष्ट्र के अंदर हर आदमी मतलब हालात में तो घिरा हुआ था, परेशान तो था, लेकिन ना खाने से परेशान था, ना ही आने जाने की वजह से परेशान था, सुकून के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। मतलब हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो एक ही चीज़, गंगा जमुना तहजीब जो कहलाती है वो ये कहलाती है
कि हिंदू मुस्लिम जब मिलजुल कर रहते हैं तो शांति के साथ सब चीज़ें चलती है, कोई भी भेदभाव नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब इलेक्शन आता है, लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो अफसोस होता है। हमने लोगों को अपील करी कि भाई इलेक्शन आ रहा है, 20 तारीख को इलेक्शन का वोटिंग का डे है, आप अपने पूरा 100% मत यूज़ करें और लोग इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो अपना वोट डालने के लिए आएंगे। हर आदमी को अपना बाई चॉइस होता है ना, कोई इलेक्शन के अंदर किसको मदद करनी चाहिए और किसको मदद नहीं करनी चाहिए। हमने हमारा ये कैंडिडेट ये चुना कि महाविकास आघाड़ी सरकार को बहुमत में आना चाहिए और इसके अंदर जब बहुमत में आएगी तो सारे मसले मसाइल हल होंगे। अभी मोदी जी ने, अमित शाह जी ने महाराष्ट्र के अंदर ये कहा है कि हम वक़्फ़ के अमेंडमेंट बिल करेंगे। अरे भाई इनका मामला है, मोदी जी ने, मुकेश अंबानी जी ने एंटीला हाउस के अंदर मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखा हुआ है। अरे भाई वो प्रॉपर्टी उनको देना है तो अमेंडमेंट करेंगे तो ही दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोरे और ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी जो होती है, ये प्रॉपर्टी हमारे आबा व अजदाद की प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह की बातें करने में एक सेकंड सर, आपको शर्म आनी चाहिए ना, हमारी प्रॉपर्टी को भी आप कब्जा करेंगे और आप बोलेंगे हमारे को समझना चाहिए। अरे मेरी बात सुनिए, हमारी प्रॉपर्टी क्या, अरे पूरे के पूरे गांव को आप कह देते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है, पूरे के पूरे गांव को आप बता देते हैं आपकी प्रॉपर्टी है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अरे दोनों लोगों की बात, एक तरफा बात नहीं होगी यहाँ पर। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर भाषण देने के लिए आप आए हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वक्फ की प्रॉपर्टी, आपको लग रहा है ये इमारत हमारी, वो इमारत, जहां पर उंगली उठा देंगे वक्फ के लोग वो हिस्सा उनका हो जाएगा। सर ये देश ऐसे चलेगा क्या? आप लोग बिल्कुल नहीं सोचते। कहां के गांव को वक्फ कह देता है कि ये हमारा गांव है और उसके बाद गांव वाले साबित करते रहे जीवन भर कि नहीं ये हमारी जमीन है। आपके पास असीमित अधिकार किसी के भी नहीं होने चाहिए, किसी के भी नहीं होने चाहिए, आपके पास किसी कोई के भी न्यूज़ नहीं नहीं होने है और चाहिए। आपको सर जानकारी नहीं बिल्कुल रखती गलत है। बात है। आपको मेरे पास पहले ये बहुत मालूम न्यूज़ होना है, चाहिए मेरे पास वक्त का बहुत मतलब न्यूज़ क्या है, है। मेरे अगर पास आप बहुत ये न्यूज़ है। समझेंगे वक्त की सर आपसे प्रॉपर्टी किस जानकारी तरीके से लेने की होती जरूरत है। नहीं है। सर एक सेकंड आपके पास सर, न्यूज़ सर एक नहीं है। सेकंड सर, अगर आपके बिल्कुल पास है, न्यूज़ होती, बिल्कुल है, तो आप- लगातार हमने चलाई भी है। अरे बिल्कुल चलाइए भाई, वक्फ बिल के लिए अभी एक कमेटी का गठन हुआ है, उसको बढ़ने दीजिए आगे। लेकिन असीमित अधिकार अगर किसी भी संगठन के पास हैं और पूरे मामले को अगर यहाँ पर देखा जा रहा है कि पुनर्विचार किया जा रहा है, कितने अधिकार मिलने चाहिए, कितने नहीं मिलने चाहिए, आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। कौन होते हैं आप लोग पूरे के पूरे गांव को बताने वाले कि ये पूरा गांव हमारा है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह वक्फ की ओर से इस तरह का दावा कर रहा है और अगर कोई सवाल पूछ ले तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। क्यों नहीं लड़ाई लड़ेंगे उन तमाम गांव वालों की हम लोग, जो बेचारे सीधे साधे गरीब लोग हैं और वक्फ आकर कह देता है ये प्रॉपर्टी हमारी है, वो बेचारे सड़क पर आ जाते हैं और आप कहते हैं फिर हमारे पास न्यूज़ नहीं है। सर आपसे ज्यादा जानकारी है वक्फ के बोर्ड बारे में और इस तरह से हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं बैठे हम लोग। लेकिन मैं आ जाती हूँ उस टॉपिक पर जिस पर हम बात करें, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है अजय आलोक जी, उन्होंने बहुत सारे बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी को मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए क्या? क्योंकि आपकी भी नेता तो उसी तरह का बयान देते ना अजय आलोक जी, भाषणों में सुन लीजिए। ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स तो आप लोगों की ओर से भी अजय आलोक जी की जाती है, जो आरोप वो लगा रहे हैं। चित्रा जी, जब खुलेआम कहा जाएगा और राजनीतिक दल के सांसदों के द्वारा कहा जाएगा कि मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी और मोदी वापस कभी नहीं आएगा, तो ये तो बड़ा अच्छा होता है। जब मुसलमानों की बात करिए तब सेकुलर हो जाता है। शोएब जमी ने कहा कि सेकुलर लोगों को वोट देना है। मुसलमानों की बात आ गई तो सेकुलर हो गया, हिंदू का नाम आते ही कम्युनल हो गया। इस देश में 80% हिंदू हैं, उसको क्यों भूल जाते हैं? कम्युनल कहां से हो गए? ये देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि हिंदू हैं। अगर हिंदू नहीं रहते ना तो एक देश कभी भी सेकुलर नहीं होता, इस्लामिक राष्ट्र बन चुका होता। और उसी की दिशा में ये लोग अग्रसर है। अभी देखिए, अंबानी की जमीन, अंबानी की बिल्डिंग भी इनके वक्फ की हो गई, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल T3 इनके वक्फ का हो गया है ना, आधी दिल्ली इनके वक्फ की हो गई। जिस पे हाथ रखेंगे कपड़ा डाल दिया, ये जमीन वक्फ की हो गई। इस हिसाब से देश चला है 65 साल। गलती इन लोग की नहीं है, इन लोग को ऐसा ऐसा शह दिया गया करने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ा के लाई है, इनकी आदतें खराब हो चुकी हैं। अब ठीक है, इन्होंने कॉल दिया है ना वोट जिहाद का, बढ़िया है, वोट जिहाद करने दीजिए, जनता भी इनके साथ जिहाद करेगी। धर्म युद्ध होगा, वोट जिहाद अगर करना है कर ले, वोट जिहाद जितना करना है, पता चल जाएगा कितने पानी में है। तो आप लोग भी तो कर ही रहे हैं ना सर, आप लोग भी तो कर ही रहे हैं। ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स तो आप लोग भी करते हैं ना, जब बताते हैं शमशान कब्रिस्तान का फर्क, जब बताते हैं बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वही काम तो आप लोग भी कर रहे हैं अजय आलोक जी। बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये ध्रुवीकरण हो गया, ये ध्रुवीकरण हो गया ना। अब खुलेआम मुसलमानों को कॉल देना बड़ा सेकुलर हो गया। अब बिल्कुल देश के लिए बड़ा हितकारी है कि एक साथ एक जगह पे वोट दो, सारे मुसलमान MDA को वोट दो। जमाते उलेमाए हिंद, बाला साहब की आत्मा करा रही होगी। जमाते उलेमाए हिंद मुंबई कहती है कि उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाना है।
हद हाल है किशोर तिवारी जी, आप लोगों तक नाश कर दिया आप लोगों ने अपना। बाबरी मस्जिद जिसको लोग ढांचा कहते हैं, जिसके लिए बाला साहब जोर से बोलते थे कि मुझे गर्व है कि मेरे शिव सैनिकों ने ढांचे को तोड़ दिया, आज वो कॉल दे रही है तुम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाइए। क्या हमें दिखा रही है? हम तो जिस लाइन पे थे जब से पैदा हुए, जब से बीजेपी पैदा हुई, जनसंघ पैदा हुआ, तब से उसी लाइन पे चल रहा है, आज भी हम उसी लाइन पे हैं। लाइन बदलना हो तो यहाँ देखिए ना, क्लासिकल एक वोट के लिए या सत्ता के लिए किस हद तक गिरेंगे। लेकिन इनका ये धर्मगुरुओं का, मुस्लिम धर्मगुरुओं का इरादा सिर्फ सत्ता नहीं है, इनका इरादा बहुत बड़ा है। इनका इरादा देश का इस्लामीकरण करने का है और इसमें सहायता दे रही है ये राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से है और बाकी सहयोगी पार्टियां। इसका विरोध करना देश की जनता को बताना बहुत जरूरी है। हाजी सिराजुद्दीन खान जी, आप जवाब दे दीजिए। किशोर तिवारी जी आ रही है, जिस तरह से बांग्लादेश को बसाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। हाजी सिराजुद्दीन जी, पहले आप उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात करना सेक्युलर हो गया और अगर हिंदुओं की कोई बात कर रहा है तो वो कम्युनल हो गया। अभी इसकी एक जिंदा मिसाल ये दूं मैं, नारायण राणे जिस वक्त कांग्रेस में तो वो सेकुलर थे, अब वो बीजेपी में चले गए तो वो कम्युनल हो गए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वहां जाने के बाद इनको कम्युनल बनना पड़ता है? मुझे इसका जवाब दें। वो जैसे ही कांग्रेस में आएंगे तो मुसलमान 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 करना शुरू कर देते हैं, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनकी प्रॉपर्टियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सब चीज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही पार्टी बदलते हैं इनके रंग बदल जाते हैं। उसकी जिंदा मिसाल दूं मिलिंद देवरा की, कांग्रेस के सांसद रहे, मिनिस्टर रहे और अभी जाके शिंदे साहब की पार्टी को ज्वाइन कर ली और वो वहाँ क्या कर रहे हैं? अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। एक मारवाड़ी है और हिंदुत्व हो गया। सब बातें हैं, पॉलिटिक्स की बातें। इस हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब सिर्फ यही है कि जब हिंदू मुसलमान मिलकर रहे। इन्होंने मोहर लगा दी चित्रा जी और जब कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमानों का तो मामला ऐसा है कि जो भी मुसलमान का काम करेगा आप लोग उसकी पार्टी कहलाएंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, आप ये दावा कर रहे हैं। चलिए आगे, राजू वाघमारे जी, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू वाघमारे जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। मिलिंद देवरा का वो नाम ले रहे हैं जो आदित्य ठाकरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं वर्ली से। तो वो कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस में थे तब तक तो वो सेकुलर थे, लेकिन जैसे ही आप लोगों के पास आ गए उनको हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है। आप लोगों के डीएनए में। देखिए चित्रा जी, आपका धन्यवाद। आपने नहीं, क्या है कि आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए पहले आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात कि ये बचपना जैसी बातें कौन कर रहा है, क्योंकि मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कैमरा से बात कर रहा हूं। सिंपल बात है कि अगर कोई राजनीति में अपने विचारों के साथ कोई दूसरे राजनीतिक पार्टी में चला जाता है तो नेचुरली वो उनके मुद्दों के ऊपर ही बात करेंगे और उनके जो विचारधारा रहेगी उसके ऊपर से ही बात करेंगे। तो ये बचपने जैसा बातें करना क्या है कि कांग्रेस में थे तो ऐसी बात करते थे, इधर गए तो ऐसी बात। अरे उन्होंने राजनीतिक पार्टी बदला है, विचारधारा बदली है, तो जो विचारधारा में जाएंगे उस विचारधारा की बात करेंगे। ये उनका पहला आंसर है। मेरे को दूसरा आंसर, मेरे को दूसरी बात पे गौर करना है। देखिए, बांटने कटने और ये सब राजनीति कभी आई महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में? लोकसभा का इलेक्शन अगर आप देखते हो तो लोकसभा में पूरी तरह से एक गट्ठा मतदान महाविकास आघाड़ी को हुआ, मुस्लिम समाज का। तभी ये पूरा पोलराइजेशन उस वक्त हो गया। उसके बाद की बात मैं बोलता हूं कि अगर धार्मिक उलेमा जो धर्म गुरु है, जो मौलवी है, तो धर्म के नाम पे राजनीति करना नहीं है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वोट मांगना गलत है, लेकिन अगर आप धर्म के उलेमा हो तो आप राजनीति में मत आओ। आप अगर धर्म के उलेमा हो तो धर्म के साथ रहो। अगर आप धर्म को लेके राजनीति में आते हो और आप खुलेआम बोलते हो कि भाई हम मुस्लिम लोगों को बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी को वोटिंग करे, तो आप आपके धर्म को राजनीति के पोलराइजेशन में डाल रहे हो, तो ये गलत है। अगर आप देखो काम के ऊपर आप बोलते हो कि वोटिंग करो तो बात अलग है। गुट के प्रवक्ता हमारे साथ अभी दूसरी बात, एक ही मिनट,
एक ही मिनट चित्रा जी, किशोर तिवारी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। चित्रा जी एक ही आप मिनट बोलिए, देखिए बोलिए। चित्रा जी एक ही मिनट देखिए, इनको फिर ये बोलेंगे कि हमको बोलने का हक है, मांगने का हक है, वो भी बात बराबर है। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी, जो कांग्रेस, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को ये सपोर्ट दे रहे हैं धर्म के नाम पे, ये वो पार्टियों का भी ये अधिकार है, उन्होंने ये बोलना चाहिए। अगर वो सेक्युलर सच्चे दिल से है तो वो पार्टियों ने ये बोलना चाहिए उलेमा जी को कि इस तरीके की मांगे हमारे साथ मत कीजिए, धर्म के नाम पे हमारे साथ मत वोटिंग कीजिए, हमारे काम के साथ कीजिए। एक भी पार्टी ने ऐसा बोला क्या? तो नहीं बोला। तो फिर किस मुंह से ये बोलेंगे कि हम सेक्युलर पार्टी है? बोलते हैं आप लोग इस तरह से कि धर्म के आधार पर हमारी पार्टी को वोट करने की अपील मत कीजिए, किशोर तिवारी जी। और शिवसेना उद्धव गुट के लिए बड़ी पसोपेश की स्थिति है क्या? ना इधर के रहे ना उधर के, हम इस तरह की स्थिति ना बन जाए आपके लिए। लोकसभा चुनाव में भी आपका महाविकास अघाड़ी में खराब प्रदर्शन रहा था, अगर बाकी दोनों पार्टियों से आप कंपेयर करेंगे तो, कि पता चले हिंदुत्व का भी वोट चला जाए और उधर मुसलमानों का भी पूरा वोट नहीं मिले, फिर कहाँ जाएंगे किशोर तिवारी जी आप लोग? क्योंकि आप लोग तो हिंदुत्व वाली पार्टी रहे हैं, बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व वाली पार्टी। हाँ, मुझे पहले बोलने नहीं दिए क्योंकि आपको सुने नहीं आ रहा था। अब मुझे बोलने का पूरा मौका दो, क्योंकि आप है ना बंबई से कर रहे हो तो बड़ा दिक्कत आती है। चलिए चित्रा त्रिपाठी जी, मैं एक बात बोलता हूँ कि राजू वाघमारे मेरे मित्र है और यहाँ अजय लोग भी है। मैं मेरी पार्टी के तरफ से बोलता हूँ कि लोगों ने अपने विवेक से मतदान करना और किसी भी रिलीजियस लीडर की अपील पे वोटिंग नहीं करना। और राजनीति ये महाराष्ट्र की लोकल गवर्नमेंट कैसी रहे, राज्य की गवर्नमेंट कैसी रहे, इसके लिए चुनाव हो रहा है। ये इसमें हिंदू मुसलमान वगैरह करने वाले सब लोगों पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करनी चाहिए, ये मांग को भी मैं इंडोर्स करता हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपका चैनल दुनिया में देखा जाता है, महाराष्ट्र यह किसानों की समस्याओं से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। यहाँ के प्रोजेक्ट बाजू के राज्य में ले जाए जा रहे हैं और जो विकास का मॉडल, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पिछली सरकार ने कुछ किया नहीं, ये नहीं वो नहीं, विकास का जो मॉडल है उसमें जो यहाँ के किसान, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के युवा और महंगाई की मार खाने वाली बहनें वंचित रह गई करके तो सरकार खुद औरतों को 1500 रुपए देने को आ गई और किसानों को 500 रुपया रोज देने को आ गई। तो मैं जनता को अपील करूंगा कि राजनीति में ये राज्य सरकार चुनने की बात है, वो अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करे। और हाजी साहब ने जो कहा कि उद्धव ठाकरे यह कोरोना काल में माझे कुटुंब माझी जवाबदारी बोल के जो काम किया उसको लौटाने का समय आया है। और उद्धव ठाकरे अगर ये लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ऐसे है वैसे है, उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है, तो जिनको भी ऐसा लगता है मैं उन्हें अपील कर रहा हूं, वोट नहीं देना हमको। लेकिन अगर सर्व जात पात धर्म के बाहर जाके जिसने राज धर्म का पालन किया वो अगर बाला साहेब ठाकरे का बच्चा उद्धव ठाकरे है तो ये फिरका परस्त ताकतों को आप हटा दो, फिरका परस्त ताकतों को आप मुझे लगता है राजू वाघमारे जी आप इस पर जवाब दे दीजिए। वो आपको फिरका परस्त ताकतें बता रहे हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास शोएब जयमई जी और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। राजू वाघमारे जी, देखिए चित्रा जी, अगर जो उलेमा धर्म के नाम पे बोलते हैं, धर्म के नाम पे जो उलेमा लोग बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी को और उद्धव ठाकरे को वोट दे दो, वो ये कारण क्यों बच्चों जैसा लेके आते हैं कि कोरोना के लिए हम वोटिंग कर रहे हैं? शर्म आती है कि मुस्लिम धर्म के लिए वोट मांगने को जो उन्होंने पहला मांगा था? तो वो मौलवी साहब वो अभी धर्म का बात करने को उनको शर्म आती है क्या? फिर क्यों कोरोना का काम करते हैं? कोरोना का रीजन अब भी आ गया
कोरोना इसके पहले कभी बोले नहीं। इन्होंने धर्म के नाम पे महाविकास आघाड़ी को वोटिंग का ऐलान किया, और महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे जो है और कांग्रेस जो है, इनको शर्म आनी चाहिए खुद को बोलने के लिए कि हम सेक्युलर हैं। जब भी आप ये उलेमा जी को बोलते नहीं हो कि भाई धर्म के नाम पे हमको वोटिंग मत करो, हम सेक्युलर लोग हैं, ये बोला क्यों नहीं महाविकास आघाड़ी ने? क्योंकि सबसे ज्यादा फिरका फरस्त अगर कोई रहेगा तो महाविकास आघाड़ी है। कांग्रेस के अंदर तो इतना जातीयवादी राजकारण है, उद्धव ठाकरे के अंदर इतना जातीयवादी राजकारण है कि इनको शर्म आती है बोलने के लिए कि हम सेक्युलर है। ना इधर के रहते हैं ना उधर के। उद्धव साहब ने तो अभी हिंदू बंधु भगिनीनो ये बोलना भी बंद कर दिया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का नाम हिंदू हृदय सम्राट लेने का भी बंद कर दिया। तो इनको तो हिंदू शब्द से नफरत हो गई है। किशोर तिवारी तो जी ये इसका जवाब ना देंगे, इधर लेकिन के ना ब्रजमोहन उधर श्रीवास्तव जी के के, पास तो में अभी ठीक है, 80% हिंदू इस महाराष्ट्र ठीक है। के शरद ये पवार सुन की रहे ओर से हैं कहा गया है कि ब्रजमोहन भाई श्रीवास्तव, ये ठीक है लोगों सर, के साथ वोटिंग करके हो फायदा गई। नहीं। ये शरद पवार जी की ओर से पोलराइजेशन कहा कर गया है ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी कि वोट जिहाद की शुरुआत तो फडणवीस ने की थी, और जब पता चल गया कि बीजेपी को अब जनता वोट नहीं डालने जा रही है तो उसके बाद वो धर्माला रंग दे रहे हैं। इसको वोट जिहाद कहना गलत है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी। चित्रा जी देखिए, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में हम 3 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। वहां पर सरकार एक फैसला करती है कि हमारे जितने मदरसे हैं वहां पे जो शिक्षक हैं उन सबों की हम वेतन वृद्धि करेंगे। अगर कभी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में असहमत होती तो क्या वो वहां पे निर्णय हो पाता? तो ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इस प्रकार के कोई जिहाद वाला शब्द आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब की तरफ से शुरू हुआ है। ये एक रिएक्शन था, ये प्रतिक्रिया थी, क्योंकि इसके पहले जो लोकसभा में जिस प्रकार से मतदान हुआ और उस मतदान का जब विश्लेषण किया उसके बाद ये चीज सामने आई है। तो अगर उस मुद्दे को उठाया गया तो मैं सोचता हूं बिल्कुल यथोचित है। दूसरी बात आप देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम अपने 5 प्रत्याशी अल्पसंख्यक वर्ग से लेंगे, और हम लोगों ने 5 प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। लेकिन अगर हम लोग गठबंधन में हैं, अगर बीजेपी या शिवसेना उस पर पूरी ताकत के साथ ये कहते कि नहीं, आपको इस बात पे 10% का जो आपने एक कहा है लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, हम इससे पूरी तौर से असहमत हैं, तो क्या हम लोग ये कर पाते? ये इसीलिए हो पाया कि हमारी इन दोनों बातों से शिक्षकों के जो मदरसे बोर्ड के शिक्षकों के वेतन वृद्धि का और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के में से 10% अल्पसंख्यकों को टिकट देने का, ये इसीलिए संभव हो पाया कि दोनों दलों ने हम लोगों को अपनी सहमति दी। तो मैं सोचता हूँ ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की बात कहने से मैं नहीं सोचता कि महाराष्ट्र का मतदाता प्रभावित होगा। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अजय आलोक जी जल्दी से आपकी भी टिप्पणी शरद पवार के बयान पर। उनकी ओर से कहा गया कि जब बीजेपी को लग गया कि भैया आप तो सरकार में आ नहीं रहे हैं तो लेकर आ जाओ धर्म का तड़का लगाने के लिए, बोल दो कि वोट जिहाद हो रहा है। देखिए, पवार साहब महाराष्ट्र की राजनीति को पिछले 55 साल से देख रहे हैं और वो जानते हैं कि हवा का रुख किधर मुड़ रहा है। अब वो कंसोलिडेशन के चक्कर में, और दूसरी बात कि उनको कांग्रेस से कम सीटें मिली हैं और उद्धव ठाकरे के बराबर सीट मिली है, वो अपना वोट कंसोलिडेट कर रहे हैं। कौन लॉस में क्या जा रहा है? उनको तो पता है कि हवा की बयार किधर बह रही है। वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर कहीं बहुमत नहीं आ जाए, डर इस बात का है। और ये सारे उलेमाओं को भी डर इसी बात का है कि कहीं अकेले अपने दम पे बहुमत नहीं आ जाए। हम किस बात पे चुनाव पे लड़ने जा रहे हैं? हमें तो जो पिछले 2.5 साल में किया है, डबल इंजन की सरकार ने जो किया, उसके काम पे जा रहे हैं लड़ने के लिए। हम कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, क्या गलत है? एक नहीं रहना चाहिए। आपके दावे से आज जो सीधा सीधी धर्म के नाम पे वोट अपील हो रही है, देखिए चित्रा जी जो विरोधी दलों को डर है, हाँ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं अकेले ही अपने बलबूते सरकार में ना आ जाए, इतनी सीटें मिल जाएं, तो इससे तो शिंदे और अजित गुट दोनों ही डरेंगे कि बीजेपी का ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। देखिए, 2014 हम महायुति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे बहुमत पे थी, 2019 में भी अकेले अपने दम पे बहुमत पे थी, लेकिन हमने पूरे एनडीए के कुनबे को सरकार में सबको रखा हमने। अभी भी आज हम महायुति पे लड़ रहे हैं और महायुति अकेले अपने दम पे 175 प्लस रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। सबसे बड़ी पार्टी
सर आप सबसे बड़ी पार्टी थे, नहीं आप सबसे बड़ी पार्टी थे, बहुमत में नहीं थे, आप सबसे बड़ी पार्टी थे। सबसे बड़े 2019 में अरे मैं लोकसभा चुनाव मैं लोकसभा सबसे चुनाव बड़ी की बात पार्टी थे आप। हाँ मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अरे मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ 2014-2019, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हम अकेले अपने दम पे बहुमत ना है, लेकिन हम लड़े थे एनडीए के थ्रू। उसी तरह हम आज महायुति की तरह लड़ रहे हैं। शरद पवार को यही डर है, हाँ अभी विधानसभा शरद पवार को यही डर है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत ताकत बन के उतर के नहीं आ जाए, क्योंकि फिर भविष्य में उनके लिए अब टाइम नहीं बचा है राजनीति में, और बेटी को सेटल करवा नहीं पाए। सारी लड़ाई तो वहाँ की है ना, कांग्रेस में तो कोई नेता ही नहीं है। उद्धव ठाकरे को अपनी चिंता पड़ी हुई है, बेटे की चिंता पड़ी हुई है। इनका पास है कौन? स्टेट की चिंता कब करेंगे? एक भी विजन दिया है कि स्टेट को करना क्या है? नेगेटिव बातें बोलने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। अब आग में उस पर से घी डाल दिया। और दूसरी बात बताइए, ये जो ऑल इंडिया आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला, परसों उलेमा पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये अपील दी थी, 17 मांगे मांगी थी इन लोग से कि आप सत्ता में आइए तो आरएसएस को बैन कीजिएगा, नंबर 1। मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण दीजिए, नंबर 2। अब आप ये सोचिए कि ये संविधान बोलने वाले लोग आज भी संविधान को ही दिखा रहा था ऐसे ऐसे करके। धारा 370 क्या किया? संविधान के तहत ही ना हटा था। पाकिस्तान के सुर में बोल रहे हैं ये लोग। पाकिस्तान ने यूएन में जाके कहा था कि 370 को रेस्टोर करना चाहिए। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में वही काम किया, धारा 370 रेस्टोर करने के लिए प्रपोजल ले आए। तो संविधान विरोधी कौन है? दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 370 आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, और उसका समर्थन करते हैं ये लोग। पूरा का पूरा खेल है इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया करने का, ये और कुछ नहीं है। नंगा खेल चल रहा है ये। अब बेशर्मों की तरह ये लोग कर रहे हैं, मैं जवाब ले के कह रहे हैं कि हम करेंगे। ठीक है ठीक है, कम्युनल हम लोग। शोएब जमाई जी, ठीक है शोएब जमाई जी, अब मैं आपके पास आते हुए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आगे ये भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में जो लोग बीजेपी को वोट करेंगे उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव को दिल्ली की सत्ता से जोड़ें। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी हारी तो दिल्ली में बहुत दिन तक सरकार नहीं रहेगी। सर, इससे अच्छा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पार्टी बना ले अपनी और चुनावी मैदान में उतर जाए। इस तरह की पॉलिटिक्स करने से कहीं ज्यादा अच्छा वो नहीं है क्या? और शोएब जी, एक और सवाल जिसका मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगी, ये आरएसएस को बैन कर दो, आरएसएस ने अभी ऐसा क्या किया है कि उलेमाओं की ओर से आरएसएस को बैन करने की मांग की जा रही है? आप लोगों की ओर से बार बार आरएसएस पर कटाक्ष किया जाता है। आरएसएस ने ऐसा क्या किया है कि आरएसएस को बैन कर दिया जाना चाहिए इस देश से? क्यों इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश में रहते हैं आप लोग? आरएसएस के नाम पर डराते हैं आप लोग एक वर्ग को। चित्रा जी, 2 सवाल आपने किया, मैं इसका बारी बारी से जवाब देना। पहली बात तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बात की जा रही है ये बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से गलत है। जो लिस्ट मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने जारी की और जो उसमें डिमांड्स हैं और जिसको उन्होंने समर्थन दिया है, उस पर साफ तौर पर लिखा है कि ये मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की अपनी पर्सनल राय है और उनकी भी अपनी एक तंजीम है, उसके बुनियाद पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, नंबर 1। नंबर 2 के जो आपने आरएसएस की बैन की बात की, आरएसएस को बैन तो यहाँ से सरदार पटेल जी ने किया था। आरएसएस के खिलाफ जो है राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि हम इनको बैन करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। कई हिंदू लीडर जो सेकुलर पार्टियों में हैं वो आज भी आरएसएस के खिलाफ कहते हैं। ये हमारा कोई नया तो नहीं है भाई। यहाँ से जब आपके यहाँ पे देश विरोधी गतिविधियां होगी, झंडे आप नहीं फहराएंगे, जनमन के खिलाफ आप रहे और देश को कम्युनल यहाँ से माहौल बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मांग तो उठेगी ना चित्रा जी। शोएब जमाई जी, हाँ, और इसमें हमारा क्या रोल है? फहराते हैं आरएसएस के लोग और सालों से झंडा फहराते हैं। मैं पूछ रही हूँ बैन क्यों करना? वो झंडा नहीं फहराते रहे थे इतिहास में, इसलिए आरएसएस को आज बैन कर दो। आ रही हूँ, इसलिए आरएसएस को बैन कर दो भाई। उनके ऑफिस में सालों पहले बहुत नहीं सुनिए चित्रा जी, करता था, ये तो आरएसएस को बैन कर दो। जरा मैं बात कर लूं थोड़ी। चित्रा जी देखिए, ये तो सरकार के अपने, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, पूरी कर लूं सर, उसके बाद बोल दीजिए। जी ये तो सरकार के अपने फैसले होंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा एक बहुत पर्टिनेंट सवाल, यहाँ हमारे जमीयत के उलमा बैठे हैं, मैं उनसे एक बड़ा अदबन दरखास्त के साथ बड़ा दर्दमंदाना अंदाज में एक सवाल पूछ रहा हूँ कि हजरत, आपने खुद ये कहा कि
कि कुछ नेता कांग्रेस में होते हैं तो सेकुलर दिखते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं तो कम्युनल दिखते हैं। तो ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो इसके कैरेक्टर को बदल देता है, जिसकी वजह से आप कांग्रेस के ताइद में आ जाते हैं, कभी एमआईएम के खिलाफ यहां से लोग बोल देते हैं। इम्तियाज जलील साहब ने मुसलमानों के लिए कौन सा ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसके खिलाफ लोगों ने ये मोर्चा खोला है? और राणे जो कभी कांग्रेस में थे और या जिनके साथ हैं कुछ लोग यहां से, शिवसेना जो शौर्य दिवस मनाती है बाबरी मस्जिद शहादत का, आज आप उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या ऐसी मजबूरी है कि बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले लोगों का समर्थन हमारा उलमा कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी जो नामुसे रिसालत के लिए पूरे महाराष्ट्र में बड़ी रैली करती और हमने वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ी, आज आप हमारे साथ यहां से नहीं कहते हैं और दूसरी बात करते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? ये आवाम भी जानना चाहती है, आवाम भी जानना चाहती है। ठीक है सर, अब इस आवाम जो सवाल जानना चाहती है उसका जवाब मैं आगे ले लूंगी। सर मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। ठीक है, एक लाइन में हाजी साहब अगर आप जवाब दें, हाजी सिराजुद्दीन खान जी एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए प्लीज। उलमा हमारे सरों के ताज हैं और हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनकी पांव की जूती हैं, लेकिन ये पर्टिनेंट सवाल का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि इससे कौम को नुकसान हो रहा है, आवाम को नुकसान हो रहा है। जल्दी से एक लाइन में इसके अंदर आप ऐसा समझिए, इस वक्त के जो हालात महाराष्ट्र के हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है और कौन लोग साथ में है, कौन लोग विरोध में है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और कौन किसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब आप आरोप लगा रहे हैं कि एआईएमआईएम वाले सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। देखिए वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर देखिए शाम हो गई है, इस वक्त मुंबई में मैं बैठी हूँ, ठंडी हवा भी इस समय चलनी रहती है, समंदर किनारे लोगों का भारी जमावड़ा रहता है, लेकिन समंदर में उठने वाले ज्वार भाटी की तरह यहाँ की पॉलिटिक्स भी हर बदलते दिन के साथ अपने अलग अलग रंग रूप में सामने आ रही है। किसकी होगी जीत 23 तारीख को इसका पता चलेगा, लेकिन 20 तारीख को जनता डालेगी वोट, तो कौन से मुद्दे पर डालेगी इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।